हाँ, तो अगला टॉपिक है आपका वंश, क्या है? डिसेंट। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे टॉपिक है, क्या है? डिसेंट है उसमें भी। हाँ, तो वो एक ही बात है। वंश या गोत्र अलग टॉपिक है, वंश अलग है। डिसेंट बोलते हैं इसको, डिसेंट। आगे पीछे होगा, देखो उसमें अच्छा, गोत्र को तो क्लैन बोलते हैं। क्लैन के डिसेंट है। ला मुझे दो। किनशिप, कैटेगरीज ऑफ किनशिप, एवेंचुलेट, गोत्र ट्रेडिशन, ये रहा ना। बेस्ड ऑन प्राइमरी सोसाइटी, कैरियर ऑफ कल्चर, इम्पोर्टेंट ऑफ किनशिप, महत्व हो गया। लीनेज ग्रुप, लीनेज गोत्र ट्रेडिशन। हाँ, यही है ना, लीनेज और गोत्र एक ही है। ये टॉपिक आप है, लीनेज या गोत्र ट्रेडिशन या लीनेज ग्रुप एक ही होता है ना, ये आपका एक ही टॉपिक है। ठीक है, प्राइवेट ही कर लो तो प्राइवेट कर लो ना। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लोगे तो समझना बहुत काम आएगा आगे जाकर। अरे यार, जो थोड़ा सा भी सक्षम है ना, आप यार उसमें बीएड में भर दो ना फॉर्म, छात्रवृत्ति आ जाएगी। 2-3 महीने के लिए उधार लेना किससे। जैसे अभी फॉर्म भरा, अभी चलेगा, अगला शायद मुझे लग रहा है चल रहा होगा वो एडिशनल राउंड। कितने परसेंट है आपके बीए में? तो फिर तो बोलो, इतने में तो नहीं होगा। मास्टर में कितने हैं? उसमें फिर संभावना है, क्योंकि लास्ट राउंड चल रहा है। 66। तो मास्टर्स के आधार पे आप डालो। अरे जो एससी और एसटी वाले उसको तो कर ही लेना चाहिए बीएड, पूरी स्कॉलरशिप। जैसे आपकी कॉलेज की फीस कितनी है? 40,000 रुपये लगती है पूरी, मतलब एक साल में देना है 40,000, 5-5 हज़ार भी कर दे सकते हो आप। और स्कॉलरशिप है आपकी 38,000 रुपये, 2,000 रुपये घर से देने, बस एग्जाम फॉर्म के लगते 4200 रुपये, बस और कुछ नहीं। तो कोशिश करे, करो यार, वो बहुत काम आएगी। आपका हो गया एडमिशन? नहीं लिया, क्यों? वो कॉलेज अच्छा नहीं, उस कॉलेज में सिर्फ आपको एग्जाम देना है रतलाम में, और कुछ नहीं करना। अरे सर, वो भगत सिंह कॉलेज में जाना पड़ता है ना, वो सब वो असाइनमेंट करवाने थे। वेरी बैड। वो बंद हो जाता है सर लेकिन जल्दी, और मैं घर से आती और वापस जाती ना, इतने तो नामली में भी हो सकता है वेरीफाई आपका। किसने बोल दिया? नामली में वेरीफाई हो जाता है, रतलाम में करा लेते वेरीफाई, कहीं भी। अरे वेरिफिकेशन बोल रहे हैं ना आप, कहीं भी करवा सकते हो। 5,000 कटा देते, 5,000 कटा दिए ना आपने, तो फिर तो खत्म, बोलो। तो हमारा टॉपिक क्या है? वंश या डिसेंट। अब वंश आप जानते हो कि क्या होता है? वंश का संबंध पूर्वजों से होता है, खत्म बात। मतलब हमारे पूर्वज, बोलो हम उस वंश के, बोलो हम हमारा वंश बढ़ाएंगे, महाराणा प्रताप के वंशज जो वंश बढ़ाएंगे, वंश है ना। वंश मतलब आपका जो पुराने संबंध रहते हैं। तो क्या लिख रखा है? वंश शब्द का प्रयोग उन सभी लोगों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो किसी विशेष पूर्वज के वंशज है। क्या है? विशेष पूर्वज। क्या है? स्पेशल, उनके जो डिसेंट वाले लोग, विशेष पूर्वज। क्या लिख रखा है? पूर्वज को विशेष पूर्वज मतलब हमारे पुराने जमाने के जो लोग है ना। जैसे वो बोलो हमारे वहां से निकले हुए हैं, वहां से आए हुए हैं, ये सब रहता है। और रिवर्स महोदय, रिवर्स इन्होंने परिभाषा दी, लिखिए। वंश की परिभाषा किसने दी? रिवर्स ने। रिवर्स ने क्या बोला है? वंशानुक्रम का शब्दों 2 अर्थों में किया है, 2 अर्थ किए उन्होंने वंश के बारे में। क्या बोला है रिवर्स ने? एक तो बोला है कि एक उस विधि के रूप में जो किसी समूह की सदस्यता का निर्णय करती। आप आपके घर में पैदा हुए, मतलब आपको आपके उस जाति की, उस घर की सदस्यता मिल गई। मान के चलिए मैं राजपूत घर में पैदा हुआ तो मुझे क्या आइडेंटिटी मिल गई? राजपूत की। लड़का पैदा हुआ तो लड़के की। तो एक उस समूह के रूप में हमें पहली विधि क्या है? जो हमें किसी समूह की सदस्यता मिलती है। तो पहला क्या बोला उन्होंने? किसी समूह की सदस्यता क्यों मिलती है? क्योंकि आप किसी वंश से संबंध रखते हो, तो समूह की सदस्यता मिलती है, समूह की सदस्यता मिलती है। और दूसरा क्या है?
जो अपने संपत्ति का और अधिकार का निर्धारण किया जाता है। आप मेरे घर में पैदा हुआ मैं तो मेरी पापा की संपत्ति मुझे मिलेगी, तो संपत्ति का भी निर्धारण किससे होता है? वंश से। संपत्ति का और अधिकार का निर्धारण, मतलब संपत्ति व अधिकार का निर्धारण। तो क्वेश्चन आएगा कि रिवर्स ने वंश के बारे में क्या कहा। तो वंश क्या होता है आपका? वंश का अर्थ हम दो प्रकार से देख सकते हैं। पहला प्रकार है, अगर हम किसी वंश में पैदा हुए हैं तो हमें उस समूह की सदस्यता मिल जाए। जैसे मैं किसी राजपूत घर में पैदा हुआ तो मुझे सदस्यता की मिल गई राजपूत की। वहीं पर मैं मेरे पिताजी की जमीन का हकदार बन गया, मेरी बहन होती तो वो भी होती। तो आपको अधिकार मिलता है किसी संपत्ति पर और उस परिवार पर। तो वंश के माध्यम से आपको क्या मिलता है? एक तो आपको राइट टू प्रॉपर्टी मिल जाता है और एक आपको मेंबरशिप ऑफ अ ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप। जैसे पर्टिकुलर कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ ब्राह्मण, कोई जनजाति घर में हुआ जनजाति, कोई एससी घर में पैदा हुआ एससी, कोई ओबीसी हुआ तो ओबीसी, आपको उस ग्रुप की मेंबरशिप मिलती है, ऐसा होता है। तो वंश को कैसे जुड़ा रहता है? वंश सामान्य तो पूर्वजों से जोड़ा जाता है ना। तो आप लिखेंगे क्या कि बोले वंश क्या है? वंश से आप क्या समझते हैं आप वंश से? कि वंश का मतलब होता है हमारे पूर्वजों से जुड़े रिश्ते, ठीक, पूर्वजों से जुड़े रिश्ते, और उसको आगे बढ़ाया जाता है। अब हम इसकी देखेंगे परिभाषाएं, वंश की परिभाषा देखेंगे कि वंश की डेफिनेशंस क्या है। परिभाषा आपको दिख गया? नेहा दिख गया ना कि नहीं दिखा? नहीं दिखा? चलो हम मैं बताऊंगा अभी। हाँ, तो वंश की परिभाषा क्या है? रिवर्स ने क्या बोला है? इसकी इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है। रिवर्स ने क्या बोला है? वंशानुक्रम का तात्पर्य ऐसे समूह से जिसका सदस्यता जन्म। तो क्या है देखो, डिसेंट इज रिलेटेड टू, किससे है? मेंबरशिप बाय बर्थ मिलती है। लिखो रिलेशन ऑफ डिसेंट। डिसेंट का संबंध क्या है? डिसेंट है ना। वंशानुक्रम का संबंध किससे है? जिसकी मेंबरशिप कैसे मिलती है आपको? मेंबरशिप कैसे मिलती है? बाय बर्थ। मेंबरशिप कैसे? बाय बर्थ। तो क्या आएगा कि वंशानुक्रम का संबंध किससे है? कि आप अगर किसी वंश से संबंध रखते हो तो आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। तो वंशानुक्रम, रिवर्स ने क्या बोला कि वंशानुक्रम का संबंध किससे है? जन्म से। जो क्या करता है? बाय बर्थ। और किससे मिलती है? अपने पेरेंट्स से मिलती है। किससे मिलती है? पेरेंट्स से, है ना। और गेन कैसे करते हैं हम? पेरेंट्स से। जो कि कैसे करते हैं? और यह माता पिता के किसी पक्ष में से है। मम्मी के घर पे गए, अगर माता तुल्य परिवार है तो माता जी की आइडेंटिटी मिल जाएगी, और पिताजी का तो पिताजी की आइडेंटिटी आपको मिल जाएगी, ठीक। अब अगला है रेडक्लिफ ब्राउन। क्या बोला है? रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या बोला है कि वंशानुक्रम एक कानूनी अवधारणा, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, क्या है? एक लीगल, है ना। क्या है? डिसेंट इज ए लीगल कॉन्सेप्ट। इसमें क्या अर्थ कहा जा सकता है? वंशानुक्रम व्यवस्था जो संतानों को उनके माता पिता एवं पूर्वजों से जोड़ती है। एक ही बात है। क्या है? डिसेंट इज ए लीगल टर्म जो कि अपने बच्चों, चिल्ड्रन को कैसे जोड़ती है? पेरेंट्स से। कि अगर आप मान के चलिए एक बच्चे ने क्या कर दिया, पिताजी पे केस लगा दिया, क्या बोले मेरे पापा काम का बोलते, मैं तो इन्होंने पैदा करा है। अभी का केस है कि उन्होंने पैदा करा, मुझे संभालेंगे, मैं नौकरी क्यों करूं? तो बच्चन अब माँ बाप बोलते बेटा तू गलती से पैदा हो गया, मेरे यहाँ नहीं है, फिर क्या होगा? ये बाप, अगर माँ बाप ने बोल दिया बेटा तू गलती से आ गया, मैं तो चाहता भी नहीं था, तो क्यों आया? तो फिर क्या करोगे? ये हो गया ना। तो ये फोकट बात कैसे बोल सकता है? बोल दी एक लड़के ने। तो आपको लीगल आधार मिल जाता है कि ये मेरे माँ बाप है, तो मुझे संपत्ति भी देंगे, मुझे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, मेरा पालन पोषण करें, फिर मैं बाद में इनका करूँगा। तो वंशानुक्रम क्या है? आपको परिवार को जोड़ने का काम कर रहा है ना। बोले इस वंश के आधार पर हम जुड़े हैं। ये बंद करो तो मनीष जी, मैं इनके ढूंढ के बताऊँ यार, 2 मिनट बंद करो यार, 1 मिनट। तो ये देख लिया हमने वंश की रिवर्स महोदय और ब्राउन के अनुसार परिभाषा है। रिवर्स ने क्या बोला है बताओ? कि आपको अधिकार मिल जाता है संपत्ति पे, माँ बाप से जुड़े रहते। और रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या बोला है कि यही आप बच्चे के लिए कानूनी अवधारणा है जिससे बच्चे माँ बाप से जुड़े रहते। अब हम देखेंगे वंश की विशेषता या लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसेंट या लीनेज। इस डिसेंट को क्या बोला जाता है? लीनेज भी बोला जाता है। क्या बोला? लीनेज है। फीचर, कैरेक्टरिस्टिक और टाइप, ये देख सकते हैं हमें ना किसकी? लक्षण को लक्षण फीचर बोल सकते हैं, टर्म्स बोल सकते हैं, लक्षण का देखना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक मान सकते हो आप, एक विशेषता या लक्षण, ऐसे ही। हाँ, विशेषता और लक्षण की, है ना। तो वंश का संबंध किससे होता है जनरली?
पूर्वजों से, जो कि क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, न कि काल्पनिक। वंश नहीं ऐसा बोलो हमारा संबंध उनसे नहीं, वास्तविक रूप से संबंध होता है ना। जैसे आप इतिहास पढ़ते तो रहता कि नहीं रहता कि वहाँ पर ये जानकारी मिली, अशोक की जानकारी मिली, इनकी जानकारी मिली। तो अगर क्या है, इनका संबंध क्या होता है, वास्तविक होता है। वो कल्पित इसलिए रहता है क्योंकि वो पूर्वजों से आती है ना, है? और वो जो गोद लेते हैं वो पूर्वज थोड़ी होते हैं। हाँ, वो तो कल्पना है ना। तो वंश का संबंध जनरली किससे होता है, वास्तविक। ये काल्पनिक नहीं होते है ना, ये किससे होते हैं, वास्तविक होते हैं। और अगला क्या होता है, वंश की सदस्यता जन्मजात होती है, मतलब क्वेश्चन है, पैदा होंगे तभी मिलेगी, है ना। तो डिसेंट की मेंबरशिप हमें बाय बर्थ मिलती है। एक तो क्या है, डिसेंट का रिलेशन है आपका एक्चुअल, इसमें लिख रखा है रियल रिलेशन है, ये इमेजिनरी नहीं है। दूसरी बात इसकी मेंबरशिप कैसे मिलती है आपको, बाय बर्थ। मेंबरशिप कैसे मिलती है, बाय बर्थ। जन्म के आधार पर आपको वंश की सदस्यता मिलती है। और वंश व्यवस्था क्या है, जैसे इसका संबंध है ब्लड रिलेशन। इसका एग्जाम्पल क्या आपका, ब्लड रिलेशन। आपके पापा जी का आप हो तो आपका डिसेंट क्या है, आपके पापा, आपके वंश किसके हैं आप, आपके पापा के। और आपके पापा के किसके, हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, बोले ये वंशावली है ना। लेकिन हम कोशिश करें छोटे उदाहरण लिखे ना, इतना ज़्यादा नहीं लिखना उनको। अब अगला है आपको, क्योंकि हम ये क्या पढ़ रहे, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, समाजशास्त्र यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, पूरी दुनिया में चलता है, और हर समाज में, हर सोसाइटी में क्या है, ये सारी चीज़ें पाई जाती है ना। अगला क्या है, वंश व्यवस्था को, अच्छा इसको सोशल एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस। तो वंशावली को क्या है, सामाजिक स्वीकार्यता प्राप्त है, मतलब समाज ने इसे स्वीकार कर रखा है कि हाँ वंश भी कुछ होता है। तो वंश व्यवस्था को क्या है, सोशल एक्सेप्टेंस है, ठीक। और अगला क्या है, वंश समाज पर, वंश के आधार पर ही समाज और विवाह संपत्ति सब। देखो आप देखते हैं ना कि बोले उस वंश में हम शादी नहीं करेंगे, बोले हमारा वो सिंधिया वंश में शादी हुआ करती थी, बोले मुगलों ने ये शादी करी। तो वंश के आधार पर विवाह होता है, समाज बना रहता है, बुलाते हैं लोग, आना जाना रहता है, देता कि नहीं रहता आजकल, है ना। वंश का छोटा रूप है जातियाँ, बोले उस जाति के या उस वंश के है। और अगला क्या है, वंश के अंदर शादी नहीं होती ना सर, क्यों नहीं होती है, वंश के अंदर तो होती है। वंश में ही होती है ना, राजपूतों की राजपूतों में होगी, गोत्र में नहीं होती, गोत्र में नहीं होती। अगला कॉन्सेप्ट गोत्र है, तो वंश और गोत्र अलग अलग, फिर बिल्कुल वंश ये है, डिसेंट ये है, इसके अंतर्गत गोत्र आता है। फिर टोटल अच्छा, अब क्या है, सामान्य एक ही वंश के सदस्य के बीच आपसी संबंध वर्जित है, मतलब एक ही वंश, मतलब राजपूत है तो राजपूत, समझ नहीं आया, वंश और गोत्र अलग अलग कैसे। सरनेम, तेरा सरनेम है ना कुमार, आप कुमावतों में आपके किस गोत्र हो गया वो। तो मेरा वंश क्या होगा फिर, वंश पूछना आपके पापा से, सबकी अलग अलग, सब समाज के अलग अलग वंश, सबके वंश। हाँ आपका। जैसे मैं क्या, मैं सोनगरा हूँ, प्रिया राठौड़ है, तो सोनगरा और राठौड़ में शादी हो जाती है, लेकिन हाँ मामा जी, महाराणा प्रताप के जयवंता बाई सोनगरा थे, है ना, और मेरे मामा जी सिसोदिया है, मान के चलिए। तो अब मेरी शादी एक तो सोनगरा में नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि सेम है। एक सिसोदिया में नहीं हो सकती क्योंकि मामा सेम है, बाकी कहीं भी हो सकती है, बाकी गोत्र देखनी पड़ती है कि बोले सोनगरा कैसे। अब राठौड़ में भी अलग वेरिएंट रहता है, सोनगरा में भी अलग वेरिएंट रहता है, ऐसा। महाराणा प्रताप के मतलब मामा के लड़के मतलब भाई लग रहे क्या सर? नहीं, महाराणा प्रताप भानेजी हमारे, डेट मतलब महाराणा प्रताप के मम्मी का नाम था जयवंता सोनगरा, है ना, तो भानेजी अजब दे पवार है ना, अजब दे। अरे महाराणा प्रताप नाटक देखोगे आपको आनंद आ जाएगा, बहुत देख लेना, मतलब यार वो देख के आप है ना, ऐसा मन करता है क्या है यार ये, तो ऐसी ऐसा लगता है ना कि व्यक्ति यार, अरे आप 10 एपिसोड देख लिए, आपको इतनी क्या ऐसी बेचैनी होगी कि यार क्यों खत्म नहीं हो रही है यार, ऐसे लगे 15 और यूट्यूब पे आते पूरे 539 एपिसोड है, 30-40 मिनट के, 15 दिन में देख लेते, 15 दिन बस। और गाना आता है जो और फिर से आया, ऐसा लगता है ना अंदर से ऐसी सनसनाहट होती है कि ये फोकटी पिक्चर में नहीं होता, शानदार है।
और इतना हाई क्वालिटी प्रोडक्शन इतना शानदार है ना उसका कि आपको आनंद आ जाएगा। और जयवंता बाई उनकी मम्मी महाराणा प्रताप की मम्मी को सुनते रहो, आपको अंदर से ऐसा मतलब जो आपको लगता है अंदर से कि यार वास्तव में यार महाराणा प्रताप क्यों बने, उनके मम्मी क्या है, ने वो फोक्या वो जगमाल क्यों बना, क्योंकि उसकी मम्मी कैसी थी। जैसे माँ बाप होते हैं ऐसे बच्चे होते हैं, है ना। अरे मतलब यार आप देखोगे, आपने देखी, वेरी बैड, देखना चाहिए, बहुत शानदार। महाराणा प्रताप तो अब वंश में आपसी संबंध में विवाह नहीं होते जनरली, आपसी में मतलब सेम वंश है। जैसे मैंने क्या बोला, सोनगरा है तो उनका वंश एक हो गया, तो वो नहीं कर पाएंगे। बाकी अब राजपूतों में क्या है, राजपूत एक गोत्र है, उसमें बहुत सारे होते हैं, और वंश क्या हो गया आपका, ये हो गया। मतलब मान के चलिए मैं सोनगरा हूँ, कोई और सोनगरा तो उसकी शादी नहीं होगी, पर कोई राठौड़ हो गया, कोई दूसरा और हो गया, तो उसकी शादी हो सकती है। गोत्र और समाज भी अलग अलग होती है। समाज बिल्कुल अलग चीज है। गोत्र जैसे कि मैं कुमाऊं हूं ना, तो ये मेरा पता नहीं क्या है, और जो गोत्र है ना वो मतलब वो मेरी खनाड़िया है जैसे बोलते हैं, तो मतलब क्या हुआ, तो देख तू क्या कुमाऊं है ना, और केवल खनाड़िया में आपकी शादी नहीं होगी, बाकी सब में हो जाती है। हाँ ऐसा होगा। तो वो क्या है आपका, वो गोत्र है, वो भाई भाई है, तो उनका वंश एक है। बाकी दूसरे कुमाऊं तो मत कर लोगे, तो वो तो एक क्या है आपका पूरा ये है ना, डिसेंट है, समाज नहीं मतलब बस। वो इतना कंफ्यूज नहीं होना है, मेरी सरनेम खड़िया है, मैं खड़िया में नहीं कर सकता। बाकी किसी में भी कर सकते हैं। वो समाज पारगी भी रहते इसमें, हाँ पारगी रहते हैं। पारगी सरनेम लगाते ना। हाँ, खड़िया खड़ी, खराड़ी भी एक ही, खड़िया और खड़ी एक है। कैसे भैया? मतलब खड़िया की उपजाति लगती है भैया। में मतलब एक लड़का है ना, तो उसको मुझसे बोलते हाँ हाँ, एक स्टूडेंट भी थी, ये रही है हाँ ये भी सर है ना। सुहाना खराड़ी। चल डामर, डावर। तो डांगर है, पर डावर लगा डॉक्यूमेंट में सब गलत हो गया, तो मैं गलत ही चला रही। अच्छा, और अगला क्या है, वंश का आकार निश्चित नहीं होता है, इसकी नो फिक्स साइज, वंश की साइज फिक्स नहीं है ना, फिक्स साइज नहीं। अतः ये छोटा 3-4 पीढ़ियों का होता है और बड़ा 4-5-7-8 पीढ़ियों का भी हो सकता है। जैसे अगर आप देखेंगे चित्तौड़ का ही देख ले, तो महाराणा प्रताप के वंश कितने हैं, फिक्स थोड़ी है क्या, कितने बड़ा 1500 साल से गिने आ रहे, और किसी का ऐसा होगा कि बोले 2-3 जनरेशन हुई है ना। ये समझ में नहीं आता, जैसे कि रावल रतन सिंह है, फिर ये सिसोदिया, मतलब सिसोदिया, इनका मतलब बब्बा रावल, फिर रतन सिंह रावल, फिर रावल इनका ये है गोत्र है। जैसे मैं लगाता हूँ सोनगरा, रायावत सोनगरा है, हम ऐसा लगाते हैं। राठौड़ में भोपतोत राठौड़ अलग होता है, राठौड़ में भी अलग वेरिएंट है, तो कोई अपना नाम ये लगाना पसंद करता, कोई जैसे आपने लगा लिया रोहित भील और रोहित खराड़ी, तो दोनों एक ही बात है। आपको पसंद ये आया, या जनरली वो कर देते, वो ऐसा, वो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर रहता है, ऐसा है ना। इसलिए हमें लगा यार रावल तो अलग है, नहीं है ना। हाँ, और वंश के सभी सदस्य समगोत्री होते, वेरी वेरी मोस्ट। समगोत्री मतलब एक ही गोत्र होती है वंश में, समगोत्री। तो वंश के सदस्य क्या होते हैं, समगोत्री। मतलब आपके मान के चलिए मेरे दादाजी भी सोनगरा रहे होंगे, मेरे पापा सोनगरा, मैं सोनगरा, मेरी बेटी सोनगरा होगी, उसके बच्चे क्या होंगे, उसके तो अलग हो जाएंगे। बेटा हुआ तो उसके फिर ये होंगे, ठीक। हाँ, तो यार शादी होगी उसकी तो दूसरी परिवार बनेगा ना उसका। तो मतलब मम्मी और पापा दोनों की जो गोत्र वाले होते हैं उनसे नहीं होती शादी ना। हाँ एग्जैक्टली, बस पापा की जो सेम गोत्र है उसमें नहीं होगी, मम्मी की जो सेम गोत्र उसमें। देखो शादी होती है ना, तो अरे यार आप लोगों को बेसिक चीजें नहीं पता। देखिए मान के चलिए मैं क्या लगाता हूँ, सोनगरा लगाता हूँ, है ना। अब मेरी और मेरे मामा जी क्या है, सिसोदिया है, ठीक। सुनते उनते हो नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इसलिए चीजें नहीं आती समझ में। तो मेरी शादी किस में नहीं हो सकती, 5 जगह नहीं हो सकती, है ना। 5 ऐसी जहाँ पर केवल रोटी व्यवहार है, बेटी व्यवहार नहीं है। हाँ, रोटी व्यवहार मतलब खाना खा सकते हैं बैठ के, मेरी है ना। ऐसे सबके रहता है, ऐसे है ना, हाड़ा, चौहान, खींची, है ना, और देवड़ा। सर आपके तो पृथ्वीराज चौहान भी रिलेशन में आ रहे हैं, हाड़ा वो भी है। ठीक, ये क्या है, इन 5 में हमारे बैठने के व्यवहार मतलब रोटी व्यवहार है, बेटी व्यवहार नहीं है। और सिसोदिया मेरे मामा है, सिसोदिया में मेरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मामा में थोड़ी बन सकते हैं, शादियाँ थोड़ी हो सकती है, मामा भाने की नहीं हो सकती। बाकी किस में हो सकती है, राठौड़ से हो सकती है, डोडिया ही है वो। मतलब आपके रिलेशन में। हाँ अच्छा, अब मेरे मामा जी क्या है,
इनकी अलग है, सिसोदिया अलग है ये, और हर्षिता मैम अलग सिसोदिया है, और वो इसमें भी अलग अलग गोत्र चलती। देवड़ा है, नहीं हो सकती, देवड़ा तो हम ही है ना। डोरिया हो गया। तो सबसे ऊंचे राजपूत सिसोदिया होते हैं ना। ऐसा किसने बोल दिया? ऊंचा नीचे क्या होता है? सुना ऐसा। फोकट सुन लिया आपने। चंद्रावत चंद्रावत से हो जाती है, शक्तावत से हो जाती है, शेखावत से हो जाती है, इनमें चुंडावत से हो गई है ना, है ना। तो अब इनमें हो जाएगी। तो मतलब किनको डालते हैं? केवल एक तो जो आपके भाई बने उनको, है ना। ये पहले सबसे बड़ा भाई चौहान था, चौहान थे मतलब, है ना। तो ये अलग अलग हो गई फिर, तो एक भाई सोनगरा बन गया, एक हाड़ा बन गया, एक खिची बन गया, एक देवड़ा बन गया, ऐसे हुआ। और जो मामा जी, बाकी किसी भी जगह हो जाएगी मेरी शादी। तो समगोत्री क्या है? हमने वंश समगोत्री, तो शादी समगोत्र को छोड़कर हो जाएगी। तो ये पांचों क्या समगोत्री है, ये इनका वंश एक ही है, इनका डिसेंट एक है। डिसेंट कौन है? चौहान। इनसे ही पांचों भाई आए हैं। इनके सबके बड़े दादाजी कौन है? चौहान। उनके बाद ये पांच अलग अलग हुए थे। ठीक, तो ऐसा होता है। तो यहाँ क्या लिख रखा है कि वंश एक समगोत्री होते हैं। वंश में मतलब समगोत्री मतलब समगोत्र से जुड़े रहते हैं। वहां पर शादियां जनरली नहीं होती है। समगोत्र में कैसे हो जाएगी? एक वंश की दूसरे वंश से हो सकती है। जैसे सोनगरा एक अलग वंश है, राठौड़ एक अलग वंश है, डोडिया एक अलग वंश है, उनकी हो सकती है। बाकी सोनगरा की सोनगरा से नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक ही वंश है, इसलिए इनमें शादियां नहीं हो सकती। जैसे आपके कुमाऊं में भी बहुत सारे चलते हैं, ब्राह्मणों में भी चलते हैं, सब में ब्राह्मणों में पांडे चलते हैं, शर्मा चलता है, पुरोहित चलता है, राजपुरोहित चलता है, तो है ना। ये तो वो सारी चीजें। और वंश क्या है? एक सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था। ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए आप लोगों को कि क्या क्या है। वंश क्या है? एक सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था है, मतलब सोशल एंड कल्चरल सिस्टम है। डिसेंट इज सोशल एंड कल्चरल सिस्टम। अब हम देखेंगे कल वंश निर्धारण की क्या क्या विधियां है, कि कोई वंश क्या है, इसको कैसे निर्धारित करते हैं, ये देखेंगे। ठीक, ये बंद कर दो। कितनी देर? कुछ नहीं। अब वंश को निर्धारण कैसे करते हैं? सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आ गया। वंश से आप क्या समझते हैं? वंश निर्धारण की विधियां लिखिए। चलो लिख लो ये क्वेश्चन। वंश से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट? वंश से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट, है ना। वंश से आप क्या समझते हैं? इसकी मेथड, राइट डाउन द मेजर मेथड, है ना। हाँ, ये वंश से आप क्या समझते हैं? इसके मेथड कौन कौन से ना, इसको डिक्लेयरिंग मैटर के वंश को कोई कौन सी चीज़ों से हम डिक्लेयर करते हैं कि हमारा वंश है। वंश से आप क्या समझते हैं और वंश निर्धारण की विधियां लिखिए। कितने नंबर में लिखा है? 7 मार्कर। 7 में लिखो आपने, 10 में नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा 10 में, है ना। अगला, अब एक तो निर्धारण का मतलब आप अपना वंश कैसे मानते वो निर्धारित करते। तो एक तो हो सकता है पितृवंश, क्या हो सकता है? मातृवंश, और एक और क्या हो सकता है? द्विपक्ष, दो पक्ष में से, दोनों में से ना, माँ बाप दोनों को साथ, और द्विपक्ष। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वंश निर्धारण की कितनी विधियां हैं? कितनी विधियां हैं? 3। कितनी? किसमें? 5 दे रखी। संदिग्ध पक्षी वंश। अच्छा, और द्विपक्षी वंश, मातृपक्षी, हाँ, उसके बाद संदिग्ध। चलो, संदिग्ध, एक और कौन सी है? मातृपक्षी, मातृवंशी है, एक पक्षी और वंशी, एक पक्षी, है ना, एक पक्षी, द्विपक्षी और एक पक्षी, ये 5 विधियां है ना, एक पक्षी। तो देखो, पहली बात तो ये है कि वंश से बहुत कम प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर में आएगा। कि रिवर्स ने वंश की क्या परिभाषा दी, रेडक्लिफ ब्राउन ने वंश को क्या बोला, बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, है ना। 7 नंबर में इतने छोटे टॉपिक से नहीं आता। कहाँ से आता मैं बताऊंगा आपको, जब पूरी यूनिट हो जाएगी ना, हम बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी मेंस का भी देखेंगे ना हम क्वेश्चन, तो आपको पता चलेगा कि यार क्वेश्चन हर जगह से फिक्स है। हर एग्जाम में ऐसा ही होता है कि कुछ ही स्पेसिफिक जगह होती है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हम दौड़े जा रहे, ये पढ़ना नहीं पढ़ना है, बहुत कम पढ़ना रहता है ना। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सा। पहला है एक पक्षी वंश। एक पक्षी वंश का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ पर जनरली अभी एक पक्षी वंश ही चलता है ना। जैसे हमने मोनिका पापा जी का नाम बोल लिया, अटेंडेंस लेंगे तो एक पक्ष, पापा जी से किसी को जानते हैं, या आपके वंश एक आपके दादाजी से जाना जाता है। क्या आपकी मम्मी के वहाँ से आपका वंश चलता है कि पापा के यहाँ से? जनरली हमारे यहाँ पर एक पक्षी वंश चलता है। क्या लिख रखा है कि जब वंश की गणना पिता या माता में से केवल एक पक्ष पर आधारित करते, इस वंश को क्या कहा जाता है? एक पक्षी वंश का। और एक पक्षी वंशानुक्रम के 2 भेद, एक गणना एक पितृपक्ष की जाती है, और या तो जैसो आप मान के चलिए नायर समुदाय कहाँ है? केरला में, वहां पर माता से की जाएगी,
माता से वंश आगे बढ़ेगा। और आपने पढ़ा 7 करणी वंश, गौतमी पुत्र 7 करणी, तो वहाँ पर क्या होता था, माता से बच्चों को गिनते थे। और हमारे जनरली समाज में क्या होता है, पिताजी से आगे बढ़ते। तो एक पक्षी का मतलब क्या होता है, माता या पिता, इन दोनों से वंश को अगर आगे बढ़ाते हैं तो क्या कहलाएगा, आपका वंश को आगे बढ़ाएंगे तो क्या कहलाएगा, एक पक्षी वंश। तो एक पक्षी वंश को पहली बार निर्धारित कैसे करेंगे हम, एक पक्ष से, या तो माँ से बच्चे को गिनने, या कि हमारे मम्मी का वंश आगे चलेगा, या पिताजी से। भारत में अधिकांश क्या होता है, पिता से वंश आगे चलता है, क्योंकि हमारे समाज क्या है, पैट्रियार्कल मतलब पितृ सत्तात्मक समाज है, पुरुष प्रधान है ना। अब अगला है पितृपक्षी वंश या पितृवंशी वंश। मतलब क्या होता है, एक पुरुष से करते, पितृपक्षी मतलब पिताजी की चलती, और एक पक्षी भी चलता है। और हमारे यहाँ पर कौन सा चलता है, पितृ, मतलब पिता, दादा, इनसे आपका वंश आगे बढ़ता है। क्या लिख रखा है यहाँ पर कि जब एक व्यक्ति के वंश की गणना एक पक्ष, दैट मीन्स क्या हो रहा है, उसके पिता के पक्ष से गिना जाता है, उसे क्या कहा जाता है, पितृवंशी। मतलब मम्मी जी है नहीं है कोई फर्क नहीं, वंश आगे किससे बढ़ेगा, बाप से बढ़ेगा। आपने सुना होगा ना, बेटा हो जाएगा हमारा वंश आगे बढ़ाएगा, है ना। तो ये क्या है, पितृ सत्तात्मक सोच है। और इसमें कौन कौन आ सकता है, दादा दादी, चचेरे भाई बहन, जो पितृपक्षी है, यही है। अब अगला हम देखिए, भारत में, चीन, रूस में, इन सब जगह चलता है। अब हम देखें कि मातृवंशी मतलब मामा जी के वहां से वंश आगे बढ़ता है। मातृवंशी का मतलब क्या होता है, माता से क्या बढ़ता है, वंश आगे बढ़ता है। मातृवंशी मतलब आपके गांव में रहते, आपको किस नाम से जानते हैं, पप्पा जी के नाम से, क्या फलाना नानो। और बाजार में रहते, या सॉरी अगर मामा जी गांव रहते तो क्या मम्मी के मना नानी, या उनका लड़का है ना, या उनकी सिस्टर का लड़का। तो जब माता जी के नाम से बच्चों को पहचाना जाए, जब माता जी के नाम से वंश आगे बढ़े, तो वो क्या कहलाएगा, आपका मातृवंश। पिताजी के नाम से आगे बढ़े तो पितृवंश। बोले ये क्या पढ़ रहे हैं हम, ये पढ़ रहे हैं कि वंश को निर्धारित कैसे करते। तो हम एक पक्ष में निर्धारित करेंगे, माँ बाप में से किसी एक की माने, फिर पिताजी से निर्धारित करेंगे, फादर से करेंगे, फिर मदर से निर्धारित करेंगे, और अब लास्ट में आता है द्विपक्षी वंश। द्विपक्षी क्या होता है बताओ, दोनों से होता है, माँ बाप दोनों का चलता है, मम्मी का भी नाम चलता है और पिताजी का भी नाम चलता है ना, कि बोले इसकी भी चलेगी नहीं इसकी भी चलेगी, है ना। जो आजकल लिबरल समाज में ही होता है। आज का जो समाज है ना, वर्तमान सोसाइटी, माता जी की भी चलती है, पिताजी की भी चलती है। तो फिर स्कूल में अटेंडेंस में किसका नाम? 2 बच्चे हैं, दोनों में अलग अलग नाम लिखा दिया, एक में पापा का, एक में मम्मी का। बोले एक का इसमें लिखा दो, है? मतलब दोनों पक्ष की चलती है, या माँ की भी चलती है, बोले मम्मी से के भी वैल्यू रहती है। कभी कभी देखना आप, महिलाएं जब शादी करती है तो अपना सरनेम छोड़ देती है, लेकिन आजकल सरनेम नहीं छोड़ती है ना, पति अपना सरनेम अलग लगा रहा है, महिला अपना सरनेम अलग लगा रही है ना। तो बच्चों के पास दोनों ऑप्शन है, कि मम्मी वाला भी लगाए, मम्मी वाला अच्छा लग रहा है मम्मी वाला लगा लो, पापा वाला अच्छा लग रहा है पापा वाला लगा लो, है ना। तो ये तो द्विपक्षी का मतलब माँ बाप दोनों से वंश का निर्धारण होता है। बोलो दोनों में से तो हमने देख लिया, मातृवंशी पितृवंशी। एक पक्षी में देख लिया, या तो माँ या बाप। अब यहाँ पे होता मम्मी या पिता, दोनों से वंश का निर्धारित कर, क्या लिख रखा है, वंश कई बार निर्धारण माता पिता में से किसी एक की अपेक्षा दोनों पक्षों से होता है, तो ऐसे को क्या कहते हैं हम, द्विपक्षी। और अगला होता है संदिग्ध। संदिग्ध का मतलब क्या होता है, बताओ, हमें कंफ्यूजन है, संदिग्ध स्थिति में है ना, कंफ्यूजन में हम, है ना। इसका मतलब क्या होता है, हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। क्या लिख रखा है, जब वंशानुक्रम माता अथवा पिता में किसी एक से गिना जा सकता है तो इसे संदिग्ध, मतलब ये एक पक्षी के मिलता हुआ है। कौन सा, संदिग्ध। एक पक्षी और संदिग्ध दोनों लगभग समान है, मत निश्चित नहीं रहता। पर इसमें चीजें फिक्स नहीं रहती, कभी माता का भी गिन सकते, किसी पिता का भी, लेकिन यहाँ फिक्स है कि माता का गिनेंगे तो माता से ही गिनेंगे, पिता का गिनेंगे तो पिता से ही गिनेंगे, ठीक। बाकी ये नहीं आएगा क्वेश्चन। ये जो अगला पढ़ा रहे वो आ सकता है कि वंश का महत्व प्रकार क्या है, वेरी मोस्ट टाइम मान के चले यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि वंश से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व या प्रकार लिखिए, या वंश के कार्य लिखिए, है ना। वंश आप जानते हैं ना कि आप किस वंश के हो, महाराणा प्रताप के वंश जो आपके कौन हो, ये सब आप जानते हैं। अब हम देखेंगे कि वंश के क्या कार्य है। पहली बात तो संपत्ति का उत्तराधिकार मिल जाता, पहला कार्य तो यही है कि आपके माँ बाप की जमीन आपको मिल जाती है ना। आप किसी स्पेसिफिक वंश में पैदा, मान के चलिए आप किसी रियासत में पैदा हुए, वहाँ पे 500 बीघा जमीन उनकी, तो आपको ही आएगी वो जमीन। किसी फक्कड़ बाबा घर पैदा हो गए, फिर क्या आएगी, आपकी रियासत में चिलम आएगी गांजा पीने के लिए, ठीक। लेकिन अगर बहुत बड़े राजा घर पैदा हो गए तो क्या आएगा, जमीन आएगी, राजपाट आएगा। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा
हरिमन सिंह। है ना। अब क्या बन गया है, डायरेक्टर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बना दिया। जय शाह का बेटा कुछ नहीं कर, डायरेक्ट क्या बना, बीसीसीआई आईसीसी का अध्यक्ष। अमित शाह का बेटा अमित शाह का बेटा सॉरी अमित शाह का अमित शाह का बेटा जय शाह का बेटा है ना। तो व्यक्तियों के एक आपको क्या मिलता है इससे, वंश से अधिकार मिलते हैं, पद मिलते हैं और उत्तराधिकार मिलता है। उत्तराधिकार मिलता है मतलब संपत्ति मिल जाती है ना। अब अगला है व्यक्ति विशेष के आर्थिक अधिकार एवं दायित्व रूप में स्पष्ट परिभाषित किया नहीं। कुल मिला के अगर आप किसी वंश में पैदा हुए, मान के चलिए आप राजपूत के घर में पैदा हुए, तो आप कौन सी नौकरी करेंगे। ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तो आपको एक आर्थिक पता चलेगा कि मैं कुछ नहीं होगा तो मैं कथा पाठ पूजा करके कमा लूंगा, है ना। जो मतलब हमारे यहाँ पर वो था ना पहले वर्ण व्यवस्था, इस प्रकार से तो आर्थिक अधिकार भी मिल जाते हैं आपको। कि मान के चलिए मेरे पास बिजनेस है तो मेरे बेटी को या बेटे को क्या होगा, डायरेक्ट वो मिल जाएगा अधिकार। तो उससे वर्ण वंश से क्या मिल जाता है आपको, कुछ आर्थिक अधिकार मिल जाते हैं और स्पष्ट दायित्व मिल जाता है। जैसे कि मान के चलिए अब मैं कोचिंग चला रहा हूँ, मेरे जो भी एंसेस्टर रहेंगे मतलब जो वंश रहेगा उनको क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है ना। ये जो बड़े बड़े अंबानी अडानी जी की बड़ी बड़ी कंपनियां कौन चलाएगा, उनके बेटे, है ना। टाटा जी के कोई था ही नहीं तो उन्होंने क्या कर दिया, कंपनी तो है, एक सिस्टम बना हुआ है ना। तो ये रहता है। तो आपको क्या मिल जाता है, पैसा मिलता है, उसके बाद आपको अधिकार मिल जाएगा, आपको क्या क्या काम करना है या आपको उत्तरदायित्व मिल जाता है। हाँ हाँ उनको ही बनाया था, उनके वहाँ पे कहा है पहले से ही काम मिल गया। हाँ नौकरी नहीं लगी तो सेटल जीवन नहीं पर हाँ हाँ और पढ़ाना क्यों नहीं आएगा। हाँ पर वो मास्टर के बच्चे पढ़ते भी नहीं है ना, एक दिक्कत है। हाँ पढ़ाना नहीं, अरे टीचर रख लेगी ना, पढ़ाने जरूरी थोड़ी वही पढ़ाए, उसको तो खाली बैठ के वही करना है। हाँ मैनेजमेंट फीस लेना है मुंह की पकड़ के मेरे जैसे थोड़ी रहेंगे क्या सब। हाँ मेरे जैसी नहीं, मैं उसकी माँ जैसी बनाएंगी, मेरे जैसी बन के दुनिया लूट जाएगी। तो बनेगी क्यों नहीं बनाएंगे, आप जो करते हो वो बच्चे करते हैं। हाँ तो वही बात है ना। अच्छा और वंश से आपको क्या मिल जाता है, अधिकार क्या मिल जाते हैं कि आक्रमण, सुरक्षा, धार्मिक कार्य सब चीजें मिलती है। वंश करने से आपको सुरक्षा मिल जाएगी। मान के चलिए आप किसी वंश में पैदा हुए, जब छोटा सा बच्चा पैदा हो कोई फेंक के आ गया आपको रोड पे, क्या करोगे, मर जाओगे। लेकिन आपके माँ बाप रहते क्या करते, बड़ा करते, स्कूल भेजते, 30 साल तक कराते, फिर शादी करते, फिर दुकान खोलते, फिर कंपटीशन की तैयारी कराते। यही होता है ना भारत में, क्या होता है, तैयारी करवाएंगे, बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, आगे नहीं बढ़े तो फिर माँ बाप को टेंशन रहेगी, शादी कर दो बेचारे की, कुंवारा फिरता फिरेगा नहीं तो, है ना। ये रहता है ना। लड़कियों को भी ऐसा ही रहता है। और निकटागमन मतलब पास में रहता है, दूरियां नहीं रहती, निकट बहुत पास में रहते हैं। और दाह संस्कार करते वंश से, आपके माँ बाप आपके क्यों पढ़ा रहे, उनको उम्मीद है कि जब हम मरेंगे या जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे बच्चे हमारी मदद करेंगे। लेकिन आजकल बच्चे कैसे निकल गए आप जानते हैं। कल एक और केस आया कि बहुत टायर के व्यापारी थे, वो मरे तो उनकी बेटियों ने मना बोल दिया कि मेरे भाई को ने इनको जमीन दी। बेटियों ने बोल दिया हमारे लिए क्या करा इन्होंने, बोले वहाँ आश्रम में ही जला दो। बेटे भी थे बेटियां भी थी, दोनों ने मना कर दिया। हाँ है ना, कल अखबार में आया, दैनिक भास्कर में आया था, है ना। और इससे पहले बेटियों ने बोल दिया कि जला दो, उनको 5,000 भेज दिए, है ना। तो ऐसा जमाना आ गया है। माँ बाप आपके लिए कुछ कर रहे जीवन में। मैंने वही उस दिन बोला था कि सिर्फ लेना नहीं, देना भी। हम क्या लेके बैठ जाओ, रो खा के बैठ जाए, खा के हाथ पूछ लेते, ऐसा नहीं करना है। और निवास मिलता है, माँ बाप आपको किराया लेते क्या, लेकिन यहाँ किराया लगता है। यहाँ हॉस्टल में किराया लग रहा है, रोटी दे देते हैं रोज सुबह, अच्छी नहीं लगती और आप बोल रहे हो अच्छी नहीं है। हॉस्टल में पैसा रहने के बाद भी अच्छी नहीं मिल रही है, जाओ। फिर चाय भी टाइम से मिल रही है, सुबह उठ के चाय नहीं मिल रहा, मम्मी को 2 बार बोल दो, बोले हाँ बेटा पहले चाय नहीं बनाई, ये वो 10। तो आप किसी वंश से बिलोंग करते हो तो उसके ये फायदे, दूरियां नहीं रहेगी। आप कभी फिर हो ध्यान को नहीं, गरीब टॉप आए तो ऐसे गली में कितनी गलियां देश में टॉप आते, पर माँ बाप यही दिलासा देते कि अपने वंश में तो एक ही पास हुआ है 10वीं। दुनिया में आधे माँ बाप ने तो ऐसे कर करके बच्चों को उड़ा रखा है हवा में, कि अपने परिवार में तू अकेला ही पास हुआ है अभी तक, 10वीं 12वीं तू पास हुआ है, बीए तू नहीं करी अभी तक, ऐसा ही बोलते लोग, है ना। तो और निवास मिल जाता है, दाह संस्कार में आपके काम आ जाते हैं। ये सारी चीजें वंश से निर्धारित होती। आपने देखा होगा ना कि पिताजी मर गए तो कौन उनको या कंधा देगा, बेटा देगा, ये देगा, ये सब चीजें निर्धारित हो जाती किससे, एक वंश में जन्म लेने से। और अगला होता है, अगर वंश के हैं आप, बोलेगे आप तो उस वंश के हो या उस घर के हो, तो आप अनैतिक काम नहीं करेंगे।
अनैतिक व्यवहार को नियंत्रण करेंगे वंश। क्या करेंगे? अनैतिक व्यवहार। अनैतिक व्यवहार मतलब अनएथिकल। अगर बोल दिया ब्राह्मण को हाँ, ब्राह्मण को बोल दिया अरे तुम तो पढ़े लिखे हो, बेरू बना दिया उसको। राजपूत बोला अरे तुम तो ये हो, किसको, है ना, सबको अपना अपना काम बता दिया, तो समाज में व्यवस्था भी नहीं रहेगी। तो क्या लिख रखा है कि समाज में अनैतिक व्यवहारों को नियंत्रण करना, किससे? वंश से। और क्या होता है? भविष्य में होने वाली संतानों से संबंधित समूह को जोड़ना, है ना। ये रहता है कि भविष्य में आपके बच्चे होंगे, उनके समूह को बनाएगा, फलाना ढिमका। ये अब अगला हो रहा है आपका सामाजिक जीवन को व्यवस्थित तथा नियमित करना। वंश की अगर आप है तो सिस्टमेटिक रहेंगे, बोले शादी करनी पड़ेगी, वंश आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप मान के चलिए आजकल के मॉडर्न बच्चे जैसे सब लोग हो जाए कि बोले मुझे शादी नहीं करना, तो फिर क्या होगा? बच्चे कैसे होंगे? लिव इन में रह रहे लोग, लिव इन में क्या बच्चे थोड़ी होते हैं क्या उनके? लिव इन का सुना है ना आप लोगों ने कि बिना शादी के सारे शादी वाले संबंध, है ना। जब तक सेक्सुअल नीड पूरी हुई, देलात की छोड़ दिया, लड़के ने भी छोड़ दिया, लड़की ने भी छोड़ दिया, है ना। फिर क्या होगा? परिवार आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, क्या होगा? चीज़ें, है ना, सब चीज़ें बिगड़ जाएगी ना, पूरा फ्लो टूट जाएगा। अब मान के चलिए एक ये रहता है ना, सेक्स रेशो सुना किसी ने, है ना, लिंगानुपात सुना है ना। और अभी भारत में बच्चे कैसे होते हैं? 1.9। प्रत्येक जो जोड़ा जो शादी करता है वो कितने बच्चे पैदा कर रहा है? लगभग 2, है ना। ये स्टैंडर्ड है, लेकिन अब भारत में ये घट के कितना हो गया? 1.78। मतलब लोग आजकल 2 बच्चे भी पैदा नहीं कर रहे। तो 2050 के बाद क्या होगा? जनसंख्या कम होने लगे। अब ये पूरे लोगों को निकालते, इतने जोड़े हैं, उनका परसेंट निकालते तो पॉइंट में आता है गणित में। अभी इतनी गणित में जनसंख्या घनत्व निकाल, टोटल जोड़े हैं उनको देखते हैं वो कितने बच्चे, किसी के 5 है, किसी के 1 है, तो उसका एवरेज निकलेगा कि औसत निकालते तो ये इतना आया। तो जो स्टैंडर्ड है WHO के, गवर्नमेंट के, वो 1.9 है ना। जैसे आपने देखा होगा चाइना में बच्चा पैदा करने के लिए पैसे देते, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, इन देशों में क्या रहते, क्या आप बच्चे करो हमारे यहाँ, हम आपको नागरिकता देंगे, इतने पैसे भी देंगे, है ना। और हमारे यहाँ पर भी लोग क्या आजकल बच्चे नहीं होते हैं, नहीं, जनरली एक ही बच्चे, पहले 3-4 बोले कि 2 भैया 17 हाथ 17 काम। आजकल जितने हाथ पढ़ाना मुश्किल हो जाए, तो आजकल जनरली एक ही बच्चा हो रहा है, खत्म पिक्चर, है ना। तो पहले चलता था हम 2 हमारे 2, फिर हम 1 हमारे 1, है ना। नहीं आजकल तो हम तो शादी नहीं करे लो, क्योंकि पहले आपकी जो सारी ज़रूरतें पूरी शादी के बाद होती थी, लेकिन आजकल शादी से पहले हो जाती है। तो फिर स्वाभाविक बात है बच्चा, लोग शादी क्यों करेंगे? क्योंकि शादी के इतने अनुभव देख लिए कि शादी में कितना प्रेम मिलता है, क्या होता है ना। सभी होते हैं, लफड़े ही होते हैं शादी के बाद जीवन, है ना। तो हम ये हो गया आपका वंश की विशेषता कार्य। तो इस प्रकार नातेदारों को अपने पूर्वजों से जोड़ने, उनके प्रति सम्मान करने का भाव रखने, पारस्परिक सामाजिक संबंध बनाए रखने के लिए वंश की एक महत्वपूर्ण परंपरा। ये हो गया आपका वंश वाला टॉपिक खत्म। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे गोत्र परंपरा, गोत्र ट्रेडिशन, क्लैन या गोत्र, है ना। टॉपिक क्या है अगला? गोत्र, ठीक, हेडिंग डाल लेना। ये वंश और छोटे छोटे टॉपिक है ना, जो बड़े बड़े टॉपिक थे ऑलमोस्ट हो गए हमारे, हो गए मतलब अभी बड़े टॉपिक तो हो गए ना 2। अब ये समाजशास्त्र ज़्यादा बड़ी नहीं है, समाजशास्त्र 2 महीने में भी लगेन खत्म हो जाएगा आपकी। अब अगला टॉपिक क्या आपका? गोत्र, क्लैन, है ना, गोत्र परंपरा। गोत्र या गोत्र परंपरा, गोत्र देखो गोत्र ट्रेडिशन, पानी पिलाओ यार कोई। गोत्र ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? गोत्र परंपरा। तो हाँ सर, ये पूरी सोशियोलॉजी की कि और 2 यूनिट? 3 यूनिट की, 2 यूनिट और बनी। जो समझ नहीं रही गोत्र ट्रेडिशन, गोत्र आप जानते हैं ना, आप सबकी कोई गोत्र होगी। देखो हमारे यहाँ पर 2 चीजें होती है, एक होता है क्या? वर्ण व्यवस्था। क्या है हमारे यहाँ पर? वर्णा सिस्टम है, वर्णा सिस्टम है ना। एक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है। अब ब्राह्मणों का काम क्या है ना? ज्ञान देना। क्या काम है? पढ़ना पढ़ाना, ज्ञान देना, पढ़ना पढ़ाना, है ना, पूजा पाठ भी वही। क्षत्रियों का काम क्या करना? रक्षा करना, युद्ध करना। वैश्य का क्या काम करना? बनिए, दुकानदारी करना,
और शूद्र का काम क्या है? सेवा का काम करना, है ना। ये पुराने जमाने में चलता था। ठीक, वर्ण व्यवस्था थी। अब कहीं कहीं ऐसा बोला जाता है कि इस वर्ण व्यवस्था से पुराना क्या था? गोत्र था। इस वर्णों में गोत्र आते, जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण भी कई प्रकार के होते हैं। फलाना वैश्य ब्राह्मण ने, ये ब्राह्मण ने, वो ब्राह्मण ने, है ना। वैश्य ब्राह्मण है ना, पांडे ने, पता नहीं क्या क्या, है ना। क्षत्रियों में भी अलग अलग राजपूत होते हैं, है ना। और वैश्य में भी अलग अलग रहते हैं। बनियों में भी पोरवाल रहता है, कोई क्या रहता है, कोई क्या रहता है, जैन ने, वैन ने, है ना, सब अलग अलग। भंडारी ने, शाह ने, पता नहीं क्या क्या। और शूद्रों में भी रहते हैं, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि गोत्र भारत में बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। क्या है? गोत्र एक सामान्य ऐसी भाषा नहीं ये बोल दिया ये गोत्र, ऐसा कुछ नहीं। गोत्र एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है जिसको समझने में जोर आता है। तो गोत्र को हम किससे रिलेट करेंगे? वर्ण व्यवस्था से। तो गोत्र सिस्टम इज ओल्डर देन वर्ण सिस्टम। क्या लिख रखा है? देखो, गोत्र क्या उदाहरण है? हिंदू। अच्छा, गोत्र सिस्टम कहाँ पाया जाता है? केवल हिंदू धर्म में। ये भी इंपॉर्टेंट है। लिखिए आप, गोत्र ट्रेडिशन एग्जिस्ट ओनली इन हिंदू रिलीजन, है ना। गोत्र परंपरा, गोत्र केवल मुस्लिमों में केवल सरनेम होती है नहीं सर? उनको गोत्र नहीं बोलते, उनका अलग नाम है। गोत्र पर हिंदू में पाई जाती है, हिंदू में पाई जाती है। ठीक, हाँ, हिंदुओं में पाई जाती है। गोत्र परंपरा कहाँ पाई जाती है? हिंदुओं में। कहाँ पाई जाती है? हिंदुओं में, है ना। और ये हिंदू धर्म का सबसे जटिल विषय में से एक है। जटिल मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, इतना चीज आसानी समझ नहीं आता है। तो गोत्र को क्या कहा जाता है? वर्ण व्यवस्था से पुराना। गोत्र को वर्ण व्यवस्था से पुराना माना जा रहा है। वर्ण व्यवस्था से पुराना, इसे क्या कहा जाता है? ओल्डर देन वर्ण सिस्टम। गोत्र कंसिडर एज ओल्डर देन वर्ण सिस्टम। तो गोत्र को क्या कहा? मिल गया आपको? नहीं मिला? मिल गया ना। हाँ, अब हम देखेंगे कि कहीं कहीं ऐसा कहा जाता है गोत्र बाद में आई और गोत्र पहले आई और वर्ण व्यवस्था पहले आई। ठीक, अब हम देखेंगे गोत्र परंपरा का अर्थ क्या होता है। ठीक, तो गोत्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ गोत्र सिस्टम, क्या अर्थ हो सकता है इसका? बताओ मुझे, है ना। गोत्र का मतलब क्या है? परिवार और समाज की रक्षा करने वाला। ठीक, बस ये सब नहीं समझना। गोत्र का अर्थ क्या है? परिवार या समाज की रक्षा करने ये वाला। मतलब छोटा टर्म है ना, वंश से बड़ा। गोत्र वंश से छोटा है, वंश बड़ा होता है, गोत्र उसके अंतर्गत आती है। परिवार व समाज की रक्षा करने वाला। ठीक, तो गोत्र का मतलब क्या? क्वेश्चन लिख लेंगे आप कि गोत्र का मतलब क्या है? परिवार या समाज की रक्षा करने वाला। ये ध्र ने, गो ने, ये शायद नहीं रहा, याद रखना है ना, सीधा ये रखो कि गोत्र का अर्थ परिवार की व समाज की रक्षा करना। ठीक, और क्या होता है? पुराने जमाने में किसको रक्षक माना जाता है पता है? ऋषि मुनियों को, बाबा जी को, कि बोले बाबा जी हमारे समाज के रक्षक है। तो पुराने जमाने में ऋषियों को माना जाता है, इसीलिए ऋषि मुनियों के नाम पर क्या पड़ा? गोत्र का नाम पड़ा, है ना। गोत्र ऋषियों के नाम पर पड़े। ठीक है, बहुत सारे ऋषि होते थे ना पहले, आपने देखा होगा। और हालांकि हिंदू धर्म में वनस्पतियों, पशु पक्षियों सभी को रक्षक माना। आपने देखा होगा ना कि पृथ्वी का निर्माण किससे होता है, या समाज का निर्माण, है ना। ये वायु ने, जल ने, अग्नि ने, नीर ने, फलाना, इन सब से, है ना। और जैसे बहुत सारे गोत्र क्या, सिंह, मत्स्य, अश्व, ये सब। सिंह मतलब शेर, पीपल, ये आपका मत्स्य मतलब मछली, अश्वत्थ मतलब पीपल, पीपल का पेड़ रहता है ना। पीपल के पेड़ की बहुत ज्यादा मान्यता हमारे समाज में क्यों है बताओ? पीपल बहुत पुराना पेड़ है। ओहो, ऑक्सीजन देता है, बहुत पुराना पेड़। हाँ, इसलिए बोलते हैं पहले, मतलब समझे पीपल के नीचे। पीपल को पेड़ को इसलिए पूछते हैं, कोई चीज हमारे यहाँ पर पूजनी बना दी जाती है ना, कोई चीज पूजनी बनाई जाती थी, लोग उसका सम्मान करते। नदियों को पूजनी क्यों बनाया? क्योंकि नदियां खराब कर रहे थे, नदियां खराब हो रही थी। नदियों के किनारे ही सभ्यताएं हुई ना। आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, इंडस वैली कहाँ हुआ? रावी नदी के व्यास, इन नदियों के किनारे। तो नदियों के किनारे समाज बने। अच्छा, नदियों के किनारे बनने का क्या कॉन्सेप्ट है? पानी मिल गया, सिंचाई हो जाती थी। उसके बाद वहां पर पानी पीने ये आते थे, पशु शिकार हो जाता, उनके खाना खाने को जाता, इसलिए नदियों के किनारे सभ्यताएं बसी, है ना। और किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। तो नदियों को बचाने के लिए हमने क्या? माता का दर्जा दे दिया। पेड़ पौधों को बचाने के लिए हमने क्या? भगवान का दर्जा दे दिया। और पेड़ पौधों में जिनका बहुत ज्यादा महत्व, पीपल का पेड़, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत गहरा रहता है। बरगद का, बरगद में पीपल, है ना। तो इन लिए हमने पूजनी बना दिया हर चीज का पहले, है ना। हाँ, अब हम देखेंगे कि गोत्र शब्द को क्या है? गोत्र का सामान्य मतलब परिवार या कबीला। ठीक, गोत्र का एक और मतलब क्या है? संस्कृत भाषा के शब्द जिसका मतलब क्या है? परिवार या कबीला। और अब हम देखेंगे पाणिनि के अष्टाध्यायी में यह काम का नहीं है।
कुल मिला के डीएनए सुना आपने? डीएनए टेस्ट होता है ना, फुल फॉर्म क्या है इसका? राइबोन्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। इससे देख के इसमें नहीं देखिए। बिना देखे बताया। हाँ, तो कुल मिला के आपका क्या खून है, किस खून के आप, तो उसके लिए क्या है, डीएनए टेस्ट होता है। तो डीएनए टेस्ट मान सकते हैं आप गोत्र को। अगर आप उस गोत्र के, मतलब आपने बता दिया मेरी ये गोत्र है, मतलब उस वंश के होंगे आप, ये पता हो सकता है। वंश का पता कैसे, किनके एंसेस्टर है आप, तो गोत्र से किसका पता लगाया जा सकता है, वंश से। तो क्या लिख रखा है, अपने पूर्वजों का डीएनए मान सकते हैं किसे, गोत्र को, और जिससे हम पता चलता है कि हमारे मूल या पूर्व या पुरुष ऋषि कौन थे, मतलब हम कहाँ से निकले। आपने सुना होगा ना, हम कहाँ से निकले, सबने सुना होगा हम वहां से निकले, हमारे पूर्वज वो है। तो इससे पता चला जा सकता है, किससे पता चल सकता है, गोत्र से। क्या आपने बोल दिया मैं उस गोत्र का हूं, मैंने बोल दिया राजपूत हूं, तो मैं राजपूत हूं, तो बोले किस वर्ण के होंगे आप, बोले क्षत्रिय वर्ण के होंगे, है ना। आपके एंसेस्टर कौन होंगे, मतलब आपके वंशज कौन हैं, तो ये सब किससे पता चलता है, गोत्र से। तो गोत्र और वंश लगभग इंटर रिलेटेड टॉपिक है, ये वंश है और इसके अंतर्गत गोत्र आता है ना। ठीक, अब हम देखेंगे इसकी परिभाषाएं। क्या परिभाषा है, मजूमदार और मदान, ये दो लोग हैं। इन्होंने क्या बोला, गोत्र कुछ वंशों का एक ऐसा योग है जब अपनी उत्पत्ति एक कल्पित पूर्वज से मानते, वेरी वेरी मोस्ट एमपी। जब मान के चलो, अब अगर हम बोले कि हम उनके वंशज, हम उनके वंशज, जब सबसे लास्ट में जाओगे तो किसके वंशज रहोगे आप, कभी कभी है ना। दो लोगों का आए थे, बोले मनु को भेजा था भगवान ने, है ना, दो फिर ना इंसानों की उत्पत्ति हुई है वो, है ना, है ना। अब इन दोनों को भेजा इन्होंने भगवान ने, और फिर हमें बनाया। तो एक जगह जाकर वो तो हाँ, ये भी हो सकता है, बोले सब एक ही के है तो फिर भाई बहन हो गए, फिर बाद में जाके रिश्ते बने, फिर बाद में ये परंपरा गोत्र ने पोत्र ने तो बाद में बना के, उससे पहले तो जंगल में रहते थे, कोई भाई बहन ऐसा कुछ रहता, मत्स्य नहीं था ना क्या, है ना। तो फिर बाद में क्या हुआ, दो लोग आए, दो लोगों से थोड़ा थोड़ा समाज बना, फिर बच्चे हुए उनके, फिर उनके बच्चे हुए, ऐसे करके एक समाज बन गया। तो हम लास्ट में कहाँ जाएंगे कि दो लोगों से समाज बना। तो हमने एक कल्पना कर ली कि हम उनके वंशज हैं। अब जब एक ही वंशज है तो सब एक हैं, तो हमने लोगों को भीरू बनाने के लिए क्या करा, हम तो क्षत्रिय, हम वैश्य, हम शूद्र, है ना। जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने बेवकूफ़ बना दिया, किसको, बेचारे को जो बिना पढ़े लिखे थे। आज भी जो पढ़ा लिखा नहीं उसको बेवकूफ़ बना ही देते लोग। कोचिंगों में जाते थे, कोचिंग वाले भीरू बना दिए। गाँव का बच्चा आया, बोले हम तो तैयारी करवाते बहुत अच्छी, कुछ भी बोल दिया हम करवा लेंगे, तो बच्चा टिक गया, क्योंकि उसको कुछ नहीं बताए। इससे पहले भी बिना पढ़े लिखे लोगों को मूर्ख बनाते थे, और जो पढ़े लिखे किसके पास था ज्ञान, और ये किसके पास था, एक तो ब्राह्मणों के पास था। तो ब्राह्मणों ने क्या करा, बोले क्षत्रिय थोड़े गुस्से वाले होते तो काम करो, इनको बोलो रक्षा करने का काम, तो इनको लड़ाओ मारो काटो, तो ये इनमें ही रहेंगे। बोले ये दिमागदार बढ़िया दिमागदार होते, बोलेंगे और दुकान खोलो अपने, तो बोले इनको बनाओ भीरू, बोले तुम काम करो रे हमारे। तो बेचारे जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं था, इन्होंने क्या करा, शोषण करा। अब वो चीज आज तक चली आ रही है ना। खैर अभी तो चेंज होने लगे, नहीं अभी चीजें चेंज होने लगी, पर दिक्कत ये हो रही कि इतना प्रॉपर खुल नहीं रही, इतना चीजें क्या है, खत्म हुई नहीं है। भले आप कितना भी गांव में आज भी जाएंगे, SC ST की पंगत अलग बैठा देंगे लोग, साथ भी नहीं बिठाते। अब उनके दिमाग में ऐसा भर दिया कि कोई अगर मान के चलो ढोल बजाने वाला आ रहा है तो आपके पास बैठेगा ही नहीं, वो नीचे बैठेगा, आप कुर्सी बैठे तो नीचे बैठ जाएगा। उनके दिमाग में ऐसा भर दिया है वो। तो उन चीज़ों को कैसे हुआ है कि सब पुराने जमाने में वर्ण व्यवस्था की वजह से हुआ। तो हम पहले एक थे सब, लेकिन हमने धीरे धीरे क्या करा, व्यवस्थाएं बना दी। तो क्या लिख रखा है कि गोत्र इन्होंने क्या बोला, मजूमदार और मदाम ने, कि गोत्र कुछ वंशों का ऐसा योग है, कुछ वंशों से गोत्र बनी है जो क्या करती है, अपनी उत्पत्ति और एक कल्पित पूर्वज से मानते कि हमारा पूर्वज कौन है, कल्पना कर रखी है कि मनु हमारा पूर्वज है, हमारे वो हमने भगवान ने भेजा नहीं, ये करा है। मुसलमानों भी है, मुसलमानों में भी ऐसा है कि दो लोग आए थे, नहीं वो हो गया था। क्रिश्चियन में भी ऐसा कि वो दो लोग आए थे, इनके हाथ में से बच्चा पैदा हो गया था, नहीं ये सारी चीजें चलती है। हर धर्म में लोगों क्या है, धर्म का मतलब क्या है, लोगों को जोड़ने की एक संस्था है ना, मान रखा हमने कि बोले ऐसा हुआ होगा, है ना। फिर अगला हम देखेंगे, तो इन्होंने क्या बोला, मजूमदार और मदान ने, कि गोत्र कुछ वंशों का ऐसा योग है जो क्या करता है, अपनी उत्पत्ति एक कल्पित पूर्वज से मानते हैं। अब अगला हम देखेंगे, शरण दुबे ने, व्यक्ति जिस वंश से जुड़ा है उस वंश के मूल पुरुष को क्या कहा जाता है, ऋषि, या उस वंश को गोत्र। कुल मिला के आप XYZ ग्रुप के हैं, है ना, या मतलब उस वंश के, तो आपके गोत्र कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा जो पहले व्यक्ति ना वो। ये
अमूर्त चीज़ें, ये गोत्र वोत्र टॉपिक है ना, आपको दिखता नहीं है दैनिक जीवन में, तो इसको समझने में थोड़ा जोर आएगा, ये भी बता रहा हूँ मैं। ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, एब्स्ट्रैक्ट का पढ़ाया होगा ना सर ने, नहीं लिखा है? प्रश्नावली में लिखाएंगे सर, एक वर्ड होता है एब्स्ट्रैक्ट, इसका मतलब होता है अमूर्त, जो दिखता नहीं है, इमेजनरी चीज, एब्स्ट्रैक्ट। लिख लो, ये क्वेश्चन भी आया PYQ है हिंदी के पेपर में, प्रशासनिक शब्दावली में, है ना। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट है ना, जो अमूर्त है, जो हमें दिखता नहीं। एक मूर्त क्या है, बोले आई कार्ड तो मूर्त है, दिख रहा है आपको, हाथ लगा सकते हैं, लेकिन हमने बोल दिया कि आपका फोटो भी छू सकते हैं। हवा हो गया, बोले आपको किससे कितना प्यार है वो देखो, तो वो अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट चीज है। किसे नापेंगे, तोलेंगे क्या उसको? नहीं तोल सकते, लेकिन 2 झापट की रख रहे किसी को तोल सकते है ना। हाँ, मूर्त है वो, ठीक। ओहो, फीलिंग्स देखो, मनीष जी की फीलिंग्स निकली। फीलिंग्स, ठीक है, फीलिंग मनीष जी, फीलिंग्स, भावनाएं। अच्छा, भावना तो मैडम थे। नहीं पता आप लोगों को? सामाजिक विज्ञान, ये हिंदी ने इतिहास विज्ञान, नीट में थोड़ी पढ़ा, नीट ये तो क्या छोटे बच्चों को पढ़ाते ना, नीट में क्या, नीट में पढ़ाएंगे? अरे एक तो इस स्कूल के बच्चों को पढ़ाते वो पहली 8वीं से 12वीं तक, 10वीं तक के, बस सामाजिक विज्ञान। बायो किसने बोल दिया? होने दो, कोई बात नहीं। अच्छा, अब हम देखें गोत्र की उत्पत्ति कैसे। विशाल के फेवरेट है वो भावना में, गोत्र की उत्पत्ति और संख्या। गोत्र की उत्पत्ति कैसे हुई और कितनी गोत्र ये देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है प्री में, 2 नंबर में आ सकता है, प्री में तो नहीं, कि गोत्र की कितनी संख्या है या गोत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। एक तो गोत्र की परिभाषा याद रख लेंगे, मजूमदार मदान और किसके नाम पे, शरण दुबे के नाम, इन दोनों का। अब लेकिन गोत्र की उत्पत्ति की कैसे हुई और इनकी संख्या कितनी है। ये मजूमदार ये लोग हैं अपने मजूमदार, ये समाज विज्ञानी है ना, ये समाज विज्ञानी है। तो बस हर व्यक्ति इतना टैलेंटेड होता है, हर चीज़ पे उसके अध्ययन रहता है, तब जाके अच्छे प्रोफेसर बनते हैं, अच्छे टीचर बनते हैं। सब चीज़ का नॉलेज होना चाहिए आपको, है ना। हाँ, अब गोत्र की पहली बार उत्पत्ति कहाँ हुई? महाभारत में। कहाँ हुई? तो सबसे पहले वर्णन क्या मिलता है, तो क्या लिख रखा है, गोत्र के आरंभ का सबसे प्रामाणिक वितरण कहाँ मिला है? महाभारत में। और महाभारत का शांति पर्व का 17वां अध्याय है ना, शांति पर्व एक अध्याय है ना, बहुत ज़्यादा हमारा UGC नेट में और असिस्टेंट प्रोफेसर में दोनों में यह टॉपिक है ना। और महाभारत के अनुसार मूल गोत्र 4 ऋषियों थे। मूल रूप से कितने ऋषि थे? 4। पर्व मतलब एक टॉपिक है, महाभारत का टॉपिक है। पर्व मतलब टॉपिक होता है ना, बहुत सारे टॉपिक रहते हैं ना आपके, ये गोत्र हो गया, वंश देखा, ऐसे शांति पर्व एक टॉपिक है। तो महाभारत में 4 ऋषियों के बारे में जानकारी मिलती है कि कितने ऋषि थे शुरुआत में? 4। वो 4 कौन थे? अंगिरस या अंगिरा, अंगिरस या अंगिरा। एक और क्या नाम है? वशिष्ठ। हाँ, वशिष्ठ भी तो सुना होगा आपने, वशिष्ठ और एक और क्या नाम है? भृगु और कश्यप। भृगु और कश्यप, ये सब कौन थे? ये ब्राह्मण थे। तो क्वेश्चन आएगा कि शुरुआत में कितने वंश थे? केवल 4 वंश। कौन सा था? अंगिरस या अंगिरा, वशिष्ठ या भृगु या कश्यप। इनसे सब की उत्पत्ति हुई। सब की किसकी? दुनिया में, समाज में जितने भी लोग एग्जिस्ट करते केवल हिंदू धर्म में है। हिंदू धर्म हमारे यहाँ पर शुरुआत में हिंदू धर्म ही था, बाद में जाके मुसलमान वगैरह आए। तो 4 ऋषियों को बताया। इन ऋषि ही क्या होते थे? जनरली गोत्र होते थे। हमने देखा ना कि किसी वंश के सबसे पुराने ऋषि को क्या कहा जाता? गोत्र कहा जाता था। तो अब आप देखेंगे कि गोत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? महाभारत से। महाभारत में अंगिरस या अंगिरा क्या है? एक ऋषि। फिर आते हैं वशिष्ठ, फिर आते हैं भृगु और कश्यप। ये जब आप कोई ये क्या बोलते हैं, भागवत वगैरह अगर आप देखते सुनते ना, भागवत जी सुनते ना, भागवत जी बाबा जी है ना, हाँ ना, वशिष्ठ जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित जी महाराज कथा सुन रहे, सुखदेव मुनियों ने कथा सुना रहे, ऐसा बोलते है ना। तो इन ब्राह्मणों की बात होती है। हाँ, ये सब यूनिट 1 में भी आपके इतिहास वाली में, तो सब धीरे धीरे पढ़ोगे आप। और ये चीज़ें थोड़ी दर्शन की चीज़ें, ये सब चीज़ें कि बोले कैसे हुआ क्या हुआ, तो इसको थोड़ा है ना,
हाँ, अब हम देखेंगे इन चारों के अतिरिक्त 3 और ऋषि और मूल गोत्र के ऋषि के रूप में जोड़ा गया था। वो कौन थे? अत्रि, ये भी है। विश्वामित्र का भी नाम सुना होगा। ये शब्द तो बोल गए। कौन सा? ये नहीं पढ़ना है ना? हाँ हाँ, इसके अतिरिक्त 4 ऋषियों के और जोड़ा गया। अत्रि, 3 को अत्रि, एक और क्या है? क्या नाम है? जमदग्नि। ये नहीं पता यार मुझे। और विश्वामित्र। तो क्वेश्चन आएगा कि शुरुआत में कितने ऋषि थे? तो 7 ऋषि थे। अब इन 7 ऋषियों के नाम लिखना पड़ेंगे आपको। आएगा, अभी क्या आ रहा है? अभी आ रहा है ना कि किन्हीं 4 कवि विशेषता लिखिए, 4 के नाम लिखिए। तो क्वेश्चन आ गया कि गोत्र परंपरा के शुरुआती 4 ऋषियों के नाम लिखिए, या गोत्र परंपरा के शुरुआती किन्हीं 2 ऋषियों के नाम लिखिए। तो क्या लिखेंगे? अंगिरस या अंगिरा, वशिष्ठ, भृगु, कश्यप, अत्रि और जमदग्नि और विश्वामित्र। ये हैं। कभी भी लिख, कैसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये रामायण काल के है ना सर? हाँ, ये सब पुराने काल के, रामायण काल, काल वाल नहीं आते। ये देखो, रामायण महाभारत में सब क्या है? इतिहास में क्यों नहीं पढ़ते हम? स्टोरीज है, लोगों ने बनाई है। माइथोलॉजी एक वर्ड होता है। ये मैं कुछ नहीं, माइथोलॉजी, मिथ। इतिहास में क्यों नहीं पढ़ते हैं आप? माइथोलॉजी लठ लेके आ जाए लोग अभी नहीं बोल। इस प्रकार महाभारत को क्या बोलते हैं? हाँ, इस है संहिता बोलते। संहिता मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट, रूल है, नियमों का एक समूह है। एक है अंगिरा या अंगिरस, है ना, वशिष्ठ, भृगु, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, क्या नाम? हाँ, जमदग्नि और विश्वामित्र। सर अगर ये झूठ है तो फिर वो क्या पम्बन द्वीप नाम से तो कैसे रखे? नाम रख दो। लगता है किसी इंसानों ने बना दिया। नाम रख दिया, किसी भी चीज का नाम रख दो ना, क्या है? इतिहास में नहीं पढ़। माइथोलॉजी मतलब ये समाज को जो, देखो छोटे लेवल पर ऐसा कुछ रहा होगा ऐसा राज, तो उसको इतना बड़ा बना दिया है ना। वो लिखते ना, जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि, वो वाली बात है। तो ये तो स्टोरीज लिख दो आपको। हाँ, इमेज मान के चलिए, ये इतना बड़ा भारत है ना, इस बड़े भारत में छोटे से राज्य में ऐसा हो रहा होगा कि बहुत बड़ा अच्छा आदमी होगा, बहुत शानदार आदमी, ये है वो है। हाँ, उसको भगवान बना दिया ताकि लोग ना राम जैसा बनने की। हाँ बस, वो तो ठीक है। हाँ, तो कितना असर है। तो देखो अगला क्या होता है। हमने क्या करा पता है? एक इमेजिन कर लिया कि ऐसा होना चाहिए। आप बोल दोगे ना, मम्मी आप आपको क्या बोलते हैं? आप बोल दो तारे क्यों रहे, बोले इस भगवान है ऊपर, तो आपकी बात ही खत्म हो गई है। तो हमने क्या करा? समाज को बांधे रखने के लिए क्या कर दिया? एक मना दिया, बोले एक छोटे से ऐसी पॉसिबिलिटी है, या ये भी हो सकता है। इतने बड़े तो कैसे हो सकता है यार, है ना। तो इस पे हम कुछ नहीं बोल, है ना। मैंने भी इतना पढ़ नहीं रखा इसके बारे में कि मैं कुछ बोल सकूं। अब अगला देखेंगे। हाँ, तो ये चारों इस प्रकार मूल गोत्र ऋषि कितने हो गए? 7। तो क्वेश्चन आएगा, मूल गोत्र में कितने ऋषि थे? 7। 4 + 3 7 हो गए ना, ये 7 हो गए। और फिर हाँ, तो ये तो पढ़ लो। मूल गोत्र ऋषि कितने? 7। और बाद में सूची में कौन जोड़ा गया? महर्षि पुलत्स्य। हाँ, अच्छा, अगस्त का भी नाम सुना, महर्षि अगस्त। क्या नाम है इनका? अगस्त। तो अब कितने ऋषि हो गए? 8। तो क्वेश्चन आएगा, गोत्र परंपरा में शुरुआत में कितने ऋषि थे? 8। कितने ऋषि थे? 8 ऋषि थे। कौन थे? 8 ऋषि थे। और भारत में क्या हुआ? 8 ऋषि थे, क्योंकि दक्षिण भारत में हिंदू धर्म के प्रचार उन्होंने किया, इसलिए इनकी संख्या 8। हाँ, तो सप्तऋषि मानते जनरली, है ना, इनको बाद में माना जाता है। इन्होंने क्या करा था पता है? दक्षिण भारत में। अच्छा, वो सप्तऋषि बोलते हैं, मतलब ये सप्तऋषि है, 7 ऋषि। अपन वो ऋषि पंच में पूजा नहीं करते? ऋषि पंच में ना कुछ तारे भी है ना। सप्तऋषि कौन से तारे हो गए? तो 7 ऋषि, सप्तऋषि। इसका किसका व्रत, क्या नाम है उसका? ऋषि पंचमी। तो इन ऋषियों की तो पूजा करते हैं। मैं सही बोल रही हूँ, तारे हैं सप्तऋषि में, हो सकता है। तो अब ये क्या हो गया आपके? 7 ऋषि। तो मूल और एक 8वां ऋषि जिन्होंने दक्षिण भारत में इसका प्रचार प्रसार किया, उनका नाम था अगस्त ऋषि, ऋषि अगस्त। अब हम देखेंगे सभी गोत्रों में कश्यप गोत्र सबसे अच्छा। क्वेश्चन आएगा, सबसे बड़ा गोत्र कौन सा है? ये
सबसे बड़ा गोत्र। सबसे बड़ा गोत्र कौन सा है? कश्यप गोत्र है, ठीक। और अब ये गोत्र तस्या पे कोई मतलब नहीं है, कश्यप गोत्र। हाँ, ये छोड़ो, नहीं बनाना विवाह। अच्छा, अब हम कल देखेंगे विवाह और गोत्र में क्या क्या संबंध है, ठीक। ये अब पॉलिटी पढ़ेंगे, बंद कर दो।